विजयी भव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड कप का जोश बरकरार है और इंडिया पाकिस्तान का मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाला है। तो फैंस बहुत ही उम्मीद लगा कर बैठे हैं। पहले आज की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और आज हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेश ठाकर और तुषार दवे। तो इन दोनों का बहुत ही स्वागत है। तुषार, बताइए आपको अहमदाबाद में कैसा माहौल है आज। अहमदाबाद में चाहे मैच आज ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का आज मैच वर्ल्ड कप में हुआ, लेकिन अहमदाबाद में जो माहौल मैं देख रहा हूँ वो भारत पाकिस्तान की मैच का ही माहौल है। उनकी टिकटों के बारे में ही बात हो रही है, जो व्यवस्था है उनको लेकर उसी पर बात हो रही है। और अभी जो अपडेटिंग न्यूज है वो लगातार भारत पाकिस्तान के मैच के टिकट्स पर चल रही है। क्या बात है। और शुभमन गिल के बारे में कोई जानकारी मिली आपको क्या? एक न्यूज छोटी सी ऐसी आ रही है कि शुभमन कुछ प्रैक्टिस करते हुए देखा गया। और कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि शुभमन फिट नहीं है, शायद वो ना खेल पाए। मैं श्योर नहीं हूँ अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है। नहीं, मेरे पास शैलेश। अपडेट आया है जिसमें शुभ ऑफिशियल जो उनके प्रवक्ता ने जो बताया था कि हाँ। शुभमन गिल शाम को आज उन्होंने एक प्रैक्टिस सेशन किया है और वो काफी हम्म। अच्छा फील कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है। जो भी तय होगा वो कल उनकी फिटनेस देखने के बाद, कल मॉर्निंग में वो उठते और कैसा फील करते, कैसी उनकी रिकवरी है, वो देखने के बाद कल सुबह मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल दोपहर को शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इंडिया का जो प्रैक्टिस सेशन है वो कल इवनिंग में है 5:30 को। तो कल दोपहर के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी शुभमन गिल के बारे में। तो शैलेश हम्म। भाई, आपके पास क्या है जानकारी अहमदाबाद में? बताइए माहौल कैसा है अभी, क्योंकि बहुत। माहौल तो अभी यही माहौल तो अभी यही बना हुआ है जैसा तुषार भाई ने बोला। इंडिया पाकिस्तान की मैच का ही सब पे खुमार चढ़ा हुआ है अभी। और लोग टिकटें लेने के लिए यहाँ वहाँ कांटेक्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सबको मैसेजेस भेज रहे हैं। 2-2 हजार की जो टिकटें हैं वो यहाँ पे हमारे पास भी मतलब कई कई सारी इंक्वायरी आई है कि भैया 25 हजार 30 हजार भी देने के लिए लोग राजी है अभी। और टिकटें चाहिए उनको, कैसे भी करके स्टेडियम में मैच देखने जाना है। होपफुली मतलब फॉर्चुनेटली आज हमें तो पता नहीं था लेकिन हमारी 2 टिकटें हो गई। तो हम स्टेडियम में जा रहे हैं मैच देखने के लिए। इंडिया पाकिस्तान की मैच है तो ये इट्स अ बिग मोमेंट। सो या हम जाएंगे वहां पे, मैं और मेरा फ्रेंड। तो होप फॉर द बेस्ट गेम एवर। मुझे लग रहा है कि ये स्टेडियम में देखा हुआ शायद मेरा सबसे अच्छा गेम रहेगा। शुभमन गिल की जहां तक बात है तो शुभमन गिल के बारे में जो अपडेट अभी आपने बताई वैसी ही अपडेट मेरे पास भी है कि शाम को आज उन्होंने एक छोटा सा सेशन किया है। हालांकि अभी उतने फिट नहीं लग रहे हैं। डेंगू हुआ था तो उनको रिकवरी करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। पहले भी पहली जब मैच थी तब भी ये अपडेट आई थी कि 14 तारीख की मैच शायद वो मिस कर जाए। लेकिन हम अभी तो होप यही कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह के टच में वो है तो अगर खेलेंगे तो इंडिया के फेवर में रहेगा ज्यादा। पेसर्स को अच्छा खेलते हैं, अच्छे टच में है। सो इंडिया को काफी एडवांटेज मिल सकता है अगर वो खेले तो। हालांकि बात ये भी अच्छी है हमारे लिए, एक इंडिकेशन ये भी अच्छा है कि ईशान किशन ने पिछली मैच में थोड़े अच्छे शॉट्स लगाए थे। उतने ज्यादा अच्छे टच में नहीं लगे थे लेकिन फिर भी जो बोलते हैं ना कि एक 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 सिग्नेचर ऐसा मिला था, एक साइन ऐसा मिला था कि शायद वो आने वाले मैच में अगर शुभमन गिल ना खेले तो शायद उनकी कमी को ना खलने दें। और यही हमारी तो प्रेयर यही रहेगी कि शुभमन खेले या ईशान किशन खेले, हमें ओपनिंग में जो कमी महसूस होनी चाहिए किसी भी प्लेयर की वो ना हो। चलिए बढ़िया है। देखिए आपको तो उनका उनका है। अहमदाबाद में रिकॉर्ड भी अच्छा है अगर लास्ट आईपीएल आईपीएल हम देखें। जी, इंग्लैंड के खिलाफ भी जो T20 इंटरनेशनल हुआ था उसमें भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने। तकरीबन 120 प्लस कुछ रन बनाए थे T20 में। उसके बाद भी जब गुजरात टाइटंस की तरफ से खेले
हाँ शुभमन हाँ, गिल, तो वही वही। उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। सो उनके लिए मतलब गुजरात टाइटन्स की तरफ से जब खेलते हैं तो उनका होम ग्राउंड हो जाता है, तो होम एडवांटेज भी उनके पास रहेगा, काफी काफी एक्सपीरियंस है उनको ये पिच पर खेलने का। सो शुभमन गिल खेलेंगे तो इंडिया टीम के लिए बेहतर रहेगा, वो तो वो मानना ही पड़ेगा हमें। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है या फिर वो उतने दुरुस्त नहीं लग रहे हैं, तो अगर ईशान किशन खेल रहे हैं तो हम यही प्रार्थना कर सकते हैं फिर कि वो अच्छा खेले। चलिए, आपको तो टिकट मिल गई है, लेकिन वहां पाकिस्तान में रोहित शर्मा की जो लास्ट मैच में जो इनिंग देखी, तो वहां तो रोहित शर्मा की बहुत तारीफ हो रही है, और उनको तो डर लगने लगा है कि अब वो विराट कोहली को भूल जाए और रोहित शर्मा को कैसे आउट करे, वो सोचने लगे। उसके बाद केएल राहुल है, तो इंडिया के पास इतने सारे बल्लेबाज है कि किसको आउट करे किसको नहीं करे, वो लोग सोचने लगे। और उनको वसीम अकरम हो, चाहे वो वकार यूनुस हो, मिसबाह उल हक हो, ये सारे जो अभी पाकिस्तानी चैनल पर जो लोग बता रहे थे कि भाई इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग है कि इनको इंडिया में हराना बहुत ही डिफिकल्ट है, और इनके पास जो क्वालिटी बैटिंग लाइनअप है, क्वालिटी स्पिनर्स है उनके पास, और फील्डिंग साइड भी बहुत ही अच्छी है, तो उनको इंडिया में हराना। और अहमदाबाद में माहौल बिल्कुल अलग अलग रहेगा, क्योंकि वहां पर सबसे हाईएस्ट क्राउड रहेगा, तो वर्ल्ड कप का प्रेशर और इतने सारे क्राउड का प्रेशर रहेगा, तो ये मैच देखने के मजा आएगा। तुषार, आप क्या कहते हो? मैं ये मानता हूं कि जो बैटिंग की बात है, जैसे रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली है, पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब अपनी इनिंग स्टार्ट हुई, पहली 3 विकेट जिस तरीके से गिरी है, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान भी खेलने आया है और उनका पेस अटैक ठीक ठाक अच्छा है। सही बात। रऊफ अच्छा कर रहे हैं और शाहिन शाह आफरीदी तो है ही है। तो हम्म। वो भी जहन में रखना होगा कि रोहित शर्मा ने जो इनिंग खेली वो एक ऐसी टीम के सामने खेली है, वो इतनी मजबूत नहीं मानी जाती। सही पर बात। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम खेल रहे थे, पहली 3 विकेट हमने 2 रन में गंवाई, और हमारा टॉप ऑर्डर 3 लोग शून्य में आउट हुए। करेक्ट। इसलिए उत्साह अपनी जगह पर है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला है ये। प्रेशर बहुत रहेगा, हर किसी के ऊपर रहेगा, चाहे वो गिल खेले, चाहे ईशान किशन खेले, चाहे कोई भी खेले। तो ये बात पाकिस्तानी क्रिकेटर पर जो बहुत ही जाने माने वसीम अकरम है, वो लोग भी बता रहे थे कि अगर रोहित शर्मा को अगर आउट करना है तो आपको पहली 10 ओवर में ही, पहली 5 ओवर या 10 ओवर मैक्सिमम बिल्कुल बॉल स्विंग हो रहा हो, तब वो उनको दिक्कत बिल्कुल। होती है। जब स्विंग होकर इन स्विंग आ रहा हो तब उनको काफी दिक्कत होती है। तो स्टार्टिंग की जो 5-10 ओवर बॉल नया होता है तब बॉल स्विंग होता है, उस दौरान वो शाहिन शाह अफरीदी है, वो स्विंग कराने में माहिर है, तो उनको वो विकेट मिल सकता है। और रोहित शर्मा को अगर आउट करना है तो वो पहली 5 या 10 ओवर तक ही आपको चांस मिलेगा, तो उसी दौरान आपको आउट करना है। अगर रोहित शर्मा वो पहले 5-10 ओवर खेल गए, तो फिर उनको, वो लोग तो बता रहे थे कि डबल सेंचुरी भी शायद वो रोहित शर्मा मार सकते हैं। सही। रोहित रोहित की ये खासियत रही है कि अगर वो एक बार टिक जाते हैं तो वो बड़ी ही लंबी इनिंग खेल सकते हैं। सबसे ज्यादा दोहरे शतक उनके ही नाम है, वो इसी वजह से है कि अगर एक बार वो जम गए तो फिर वो खेलते ही जाते हैं। वो आसानी से अपना विकेट नहीं छोड़ते, विकेट लेना है तो शुरुआत में ले। शैलेश, क्या मानते हो आप, रोहित रोहित के कैसा अप्रोच रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ? रोहित रोहित शर्मा, तुषार भाई ने जैसे बोला कि एक थोड़ी सस्ती टीम के सामने, मतलब जो जिसका पेस अटैक इतना अच्छा नहीं है, जिसका मतलब परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, उसके सामने उन्होंने ये इनिंग खेली है। लेकिन फिर भी ये संकेत बहुत अच्छे हैं, इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं कि वो फॉर्म में आ चुके हैं वापस। पिछले वर्ल्ड कप का अगर हम उनका पूरा रिकॉर्ड दिखा उठा के देखें तो उन्होंने 5 सेंचुरी लगाई थी, इस बार भी पहली सेंचुरी, ये भी एक सेंचुरी उनकी आ गई है, टोटल 7 सेंचुरी अभी, मतलब सचिन का जो रिकॉर्ड था वो उन्होंने बीट कर दिया है, वो सबसे पहले नंबर पर आ गए हैं। और भले ही छोटी टीम के सामने उन्होंने ये शतक मारा हो, लेकिन सबसे बढ़िया जो बात रही वो ये रही कि रोहित शुरुआत से ही इसमें बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। मतलब उन्होंने जितने भी स्ट्रोक लगाए आप देखे तो मिडल बहुत अच्छा कर रहे थे वो। उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही हाई रहा है इस मैच में। 84 समथिंग बॉल में उन्होंने 131 रन बनाए। सो जिस तरह के उन्होंने शॉट्स मारे हैं, खास करके जो पुल शॉट लगाए हैं,
तो ज्यादातर उन्होंने मिडल किया है, कहीं पे भी बीट नहीं हुए। तो ये देख के जो उनका कॉन्फिडेंस है, और दूसरा कि जब शुभमन गिल अभी के लिए हम अगर उनकी जो प्रेजेंस है उसके उसके ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क लगाए, तो ये बात अच्छी है कि टॉप ऑर्डर में, मतलब टॉप ऑर्डर भी उसमें भी ओपनिंग बैट्समैन जो है हमारे, सो वो फॉर्म में आ गए हैं। और दूसरी तरफ विराट ने 2 मैचेस में अच्छे खासे रन बनाए हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया के सामने, फिर अफगानिस्तान के सामने। सो उस तरह से अगर देखने जाए तो मोस्ट जो सीनियर प्लेयर हैं हमारे दो, वो बहुत ही अच्छे निक में आ गए हैं अभी। सो ये टीम के लिए बहुत पॉजिटिव बात रहेगी यहाँ पे। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की जो ये इनिंग है अफगानिस्तान के सामने भले ही आई हो, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस है, टीम का जो कॉन्फिडेंस है, उसको बूस्ट अप करने में उसको बहुत सारी हेल्प मिलेगी इससे। सही बात है शैलेश। चलिए, आज इंडिया और पाकिस्तान की हम लोग बहुत बातें नहीं करेंगे, क्योंकि कल हमारा स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है, तो पूरा दिन हम लोग इंडिया पाकिस्तान की बात करने वाले हैं। तो आज इंडिया पाकिस्तान को यहीं रखते हैं हम लोग, और बात करते हैं आज जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। देखिए, दोनों बहुत ही बढ़िया स्ट्रांग टीम है, और ऑस्ट्रेलिया 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, और साउथ अफ्रीका मुझे इस बार बहुत इंप्रेस किया है। मैं अभी तक जो भी जितनी मैच हुई, 10 या 11 मैच हुई, लेकिन जो स्टैंड आउट टीम जो मुझे लगी है इस वर्ल्ड कप की जो इंडिया को चैलेंज कर सकती है, वो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका इज द बेस्ट टीम इन दिस टूर्नामेंट। आज वो उन्होंने बताया कि इनका जो बॉलिंग लाइनअप है, उनका जो बैटिंग का जो कॉम्बिनेशन है, आप देखो मार्करम फॉर्म में है, डिकॉक फॉर्म में है, और बॉलिंग में रबाड़ा है। रबाड़ा दो दूसरे स्पेल में आते हैं, और उनकी गेंदबाजी में कितनी वैरायटी है आप देखिए। अभी ये वो जो तबरेज शमसी को ऐड किया है, जो लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, और महाराज केशव महाराज है, वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। तो उनके पास वैरायटी है, पेस है, और मार्को जेनसन, जो कि उनकी हाइट काफी है, तो उनको बाउंस भी बहुत मिलता है, और पेस भी है उनके पास। तो सबसे बेस्ट मुझे जो बॉलिंग अटैक लगा है अभी तक जो वर्ल्ड कप में, पूरा बैलेंस जिसको आप कह सकते हैं कि बैलेंस, एक टीम जो पूरी लगती है, एक बैटिंग यूनिट पूरा प्रॉपर है, और एक बॉलिंग यूनिट भी प्रॉपर है। तो आप कहीं पर भी आप वो ऐसा सोचोगे कि आप फिफ्थ बॉलर या सिक्स बॉलर का ऑप्शन आपको मिलेगा जहां पर आप रन बना सकते हो, वैसा साउथ अफ्रीका के सामने नहीं है। और आज ऑस्ट्रेलिया ने वो फेस किया। देखिए, एक क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप थी, और ऑस्ट्रेलिया आज पूरी तरह से वो दबाव में बिखर गई। तो हेड्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेला। और मेरे लिए आज अभी जितने भी मैच हुए, उसमें मुझे लगता है कि ये साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया, ये तीन जो टीम है, वो बाकी टीमों से काफी आगे है, और ये तीन टीमों के बीच मुझे लगती है कि काफी कंपटीशन होने वाला है। तुषार। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत करता हूँ कि ये तीन टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और ये तीन सेमीफाइनलिस्ट हो सकती है। चौथी टीम के लिए सोचना रहेगा कि वो कौन सी रहेगी। सही बात। फिर भी मुझे अभी भी भारत के लिए ज्यादा खतरा अफ्रीका से न्यूजीलैंड लग रही है, क्योंकि अफ्रीका का हर एक वर्ल्ड कप ऐसा रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग टीम की तरह वो उतरती है, एक दावेदार रहती है, और अंत पर कहीं पर जाकर वो कुछ ना कुछ वो गड़बड़ कर देती है और वो रह जाती है। न्यूजीलैंड का इससे रिवर्स रहा है। वो अंडरडॉग रहती है या फिर कुछ है, और बड़े मैचों में जाकर इंडिया को हरा देती है, या फिर इंडिया कहीं पर वहां पर फंस जाती है। अफ्रीका स्ट्रांग है, अच्छा बैटिंग लाइनअप है, पर ऑस्ट्रेलिया के पास जो स्पेशलाइज्ड स्पिनर था वो सिर्फ जाम्पा था। अपने ये ऑलराउंडर जो है वो भी अच्छी डाल लेते, लेकिन अफ्रीका और मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलिया, हाँ मैक्सवेल, मैक्सवेल। ये जो टीमें रही है उनके सामने हमारे स्पिनर्स अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। भारतीय पीछे है, रविंद्र जाडेजा है, अश्विन है, कुलदीप है। तो मुझे ज्यादा टफ कंपटीशन अभी भी न्यूजीलैंड लग रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जिस तरह से इंग्लैंड को हराया, वो मुझे बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट लग रहा है। सही बात है। तो बाकी मैं सहमत हूँ कि ये तीन टीम है, बढ़िया तरीके से उभर कर आ रही है, आगे खेल रही है। लेकिन अफ्रीका का आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो कुछ ऐसा रहा है कि वो शुरुआत बहुत ही अच्छी करेगी और फिर कहीं पर जाकर ऐसे ढहेगी, इसलिए तो उनको चौकरस बोला जाता है। सही बात है।
शैलेश? आ, मैं थोड़ा डिफर करूंगा यहाँ यहाँ पे तुषार भाई से कि हिस्ट्री तो उनकी ये रही, लेकिन हिस्ट्री जो होती है वो चेंज के लिए होने के लिए ही होती है। सो इस बार अफ्रीका की टीम में जो मतलब एक बैलेंस टीम लग रही है, और वो हमेशा से बैलेंस, ज्यादातर ज्यादातर आप अगर वर्ल्ड कप में उनकी स्क्वाड देखे तो आपको बैलेंस तो लगेगी ही, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ रहा है कि वो जो उनका चौकर्स का जो उनको टैग मिला हुआ है उसको हमेशा से वो साकार करते आए हैं अभी तक। अगर आप 2003 ले लीजिए, 2007 ले लीजिए, 11 का वर्ल्ड कप ले लीजिए, हर एक जगह पे उनका ये रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं पे डोमिनेट किया है, और कहीं पे जाके वो फिर फिसड्डी साबित हो गए हैं। इस बार भी ये डर तो हम डर रहेगा ही, उनको भी ये डर वो साथ में लेके ही उतरे होंगे। लेकिन मुझे ये जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच था, वो मुझे मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टेडियम के बजाय दिमाग में खेला गया मैच मुझे ज्यादा लगा। क्योंकि आप एक तरफ देखिए तो अफ्रीका ने इससे पहले की वाली जो मैच थी उसके अंदर 428 रन बनाए थे, मतलब वो सबसे बड़ा अभी तक का टोटल था वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, जिसका इस बार जो कैंपेन है वो इंडिया के सामने खेलने से शुरू हुआ, और उसमें वो लोग बुरी तरह से हारे। मैच की अगर 5 मिनट निकाल दीजिए, इंडिया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, अगर पहली इंडिया की इनिंग की जो 5 मिनट है वो आप निकाल दीजिए, तो उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी मैच में नहीं था। सो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप कैंपेन कभी भी ऐसा नहीं रहा है सिंस वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ है तब से लेके आज तक का हिस्ट्री उनकी ऐसी शायद ही रही हो। सो इसकी वजह से भी वो लोग प्रेशर में थे पहले से, मैं मानता हूँ ऐसा। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जिस तरह से पहली मैच में खेली, तो उन्होंने मतलब दोनों तरफ से जो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है और जो एडवांटेज होता है, अफ्रीका के लिए एडवांटेज, और अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए देखा जाए तो वो प्रेशर, तो वो यहाँ पे ज्यादा काम कर गया, वो मुझे ऐसा लगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम भले ही कैसी भी रही हो, इस बार अगर आप देखें तो मुझे मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है, मैंने भी खुद से देखा है, तो लगा है कि उनकी जो स्क्वाड है वो बहुत ही कमजोर है इस बार कंपेयर टू अदर वर्ल्ड कप टीम स्क्वाड। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो आज उन्होंने 6 कैच छोड़े हैं फील्डिंग के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया कभी फील्ड पे इतना कभी भी इतना कमजोर नहीं रहता है, चाहे उसकी टीम कैसी भी हो, क्योंकि वो लोग फील्ड पे अपना पूरा 100% देते हैं। वो बात तो पूरी आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगी। लेकिन आज जो 6 कैच छोड़े हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर था उसकी वजह से ये टीम जो है वो दबाव में आ गई। दूसरा कि 300 के प्लस का जो स्कोर हो गया उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहले जो पहली थोड़ी ओवर में उनको जो झटके लगे उससे वो उबर नहीं पाए। और इससे आगे इंडिया की जो मैच का जो प्रेशर था, मैं फिर से वहीं पे आऊंगा कि वही शायद उनको इस बार भी झटका दे गया, कि उसकी वजह से वो लोग एक बार फिसल के फिर कमबैक नहीं कर पाए इस मैच में। मैं उसमें और भी थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। देखिए, एक टेक्निकल चीज ये होती है कि अगर आप एक प्रॉपर बल्लेबाज के साथ बैटिंग पूरा आप कॉम्बिनेशन बनाते हो, जैसे हमारे पास है विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, या केएल राहुल है, वो प्रॉपर बैट्समैन है। और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वो ज्यादातर जो नंबर 5 या 6 से ही उनके पास से ऑलराउंडर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ऑलराउंडर का जो गेम होता है वो कहाँ पर आता है? जब 25-30 ओवर्स के बाद शुरू होता है कि भाई 30 ओवर्स आपने बैट्समैन ने काम कर दिया है, फिर वहां से आकर वो डोमिनेट करते हैं, 6+ रन वो बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो गेम को बिल्ड करना नहीं जानते, या उतना लंबा वो बिल्डअप करना उनको मजा नहीं आता है। उनके लिए जैसे मैक्सवेल है या स्टोइनिस है, तो वो सारे हाँ ऑलराउंडर्स है, वो गेम को चलाना नहीं जानते। जो हमारे पास विराट कोहली है, या आप केएल राहुल ले लो, या श्रेयस अय्यर ले लो, वो गेम चलाते। तो 30 ओवर, 35 ओवर, 40 ओवर तक वो गेम ले जाते। और आखिरी जो 15-20 ओवर रहते हैं, वहां ये ऑलराउंडर है या स्ट्रोक मेकर्स जो है, प्लेयर्स है, जैसे हार्दिक पांड्या है, ऐसे जो भी स्ट्रोक मेकर है, जो उनका काम वो 35 ओवर्स के बाद आता है कि वहां पर जाके वो लास्ट के 15-20 ओवर में वो रन बनाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे ऑलराउंडर ले लिए, तो जब भी 2-3 विकेट आपकी बहुत जल्दी गिर जाती है,
तो फिर वो इनिंग को बिल्टअप करना होता है। और वहाँ वो ऑलराउंडर का जो मेंटल सेटअप होता है वो ठीक नहीं होता है, वो लंबी इनिंग के लिए नहीं होता है। तो वहाँ आपको प्रॉपर बैट्समैन की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को परेशानी हो रही है। तुषार, आपका क्या मानना है ऑस्ट्रेलिया की इस बहुत ही खराब परफॉर्मेंस? शायद जो ये रिकी पॉन्टिंग या स्टीव वॉक ऐसे जो महान बल्लेबाज हो गए, जिनकी ये सबसे स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया की, जो 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, और इस बार दोनों जो मैच खेले बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा। क्या मानते हो आप, ऐसा खराब परफॉर्मेंस की वजह क्या हो सकती है? वही जो पॉइंट आपने बोला उस पर ही मैं आ रहा हूँ। बेशक ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप में बहुत ही निराश किया है जिन लोगों ने, मतलब हमारी जनरेशन में जिन्होंने वो रिकी पॉन्टिंग या स्टीवो वाली टीम का डोमिनेंस देखा, वो मान ही नहीं सकते कि ये वो ऑस्ट्रेलिया हो सकती है। बहुत ही निराश किया है। अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही खेलती रही तो ये वर्ल्ड कप बहुत ही नीरस हो जाएगा, नीरस हो गया। आपने जो बात बोली वो ऐसा बता रही है कि ये जो टीम है ऑलराउंडर्स वाली टीम, शायद अगर T20 का फॉर्मेट होता तो ज्यादा बेहतर रहती। मैं मैं इसी पे, आप एक सवाल उठा रहे हो उस पर मैं एक और सवाल में जोड़ना चाहता हूँ कि क्या आप बोल रहे हो वो कमी है, या फिर एक टाइम की जो भारतीय टीम थी जिसमें बहुत बड़े बड़े नामों का वजन रहता था, अगर वो दो या तीन जो बड़े नाम है वो फेल हो जाए तो फिर टीम ज्यादा अच्छा नहीं कर पाती थी। या फिर हम ऐसा कहें कि वो नामों के आसपास टीम का परफॉर्मेंस रहता था, नाम बड़े रहते थे कागज के ऊपर पर मैच विनर्स कम रहते थे। अगर हम उस वाली ऑस्ट्रेलियन टीम को देखें तो एक मैच रिकी पॉन्टिंग जीताएगा, कोई मैच शैनवॉर्न जीताएगा, कोई माइकल बेवन आकर जीता कर जाएगा, उस टाइप का रहता है। तो मैच विनर्स ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा नहीं दिख रहे। दूसरा मुझे ये लग रहा है, मैं ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, क्या ऑस्ट्रेलियन टीम बड़े नामों से वो दब रही है, जैसे कि वार्नर है, स्मिथ है, मैक्सवेल, या फिर वो जो ऑस्ट्रेलियन टीम हर बार लेकर कुछ बड़े नए खिलाड़ी लेकर आती थी जो मैच विनर रहते थे, वो नहीं है इस बार? शैलेश, आप? जी, यहाँ पे तुषार भाई ने बहुत ही अच्छी बात बोली। ये एक्चुअली मैं 2011 का जो वर्ल्ड कप है उसका यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि इंडिया की टीम उस तरह उस वर्ल्ड कप में जिस तरह से खेली है, तो वहां पे आप देखिए कि हर एक जो प्लेयर था वो कहीं ना कहीं जाके मैच विनर था। किसी ना किसी बल्लेबाज ने या किसी ना किसी गेंदबाज ने वहां पे अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है, तब जाके इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाया था। और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बार ये सारी चीजें की है। 2003 का अगर आप वर्ल्ड कप देख ले तो 2-3 मैच ऐसी थी जहां पे एंड्रू साइमंड ने आके उनको मैच जिताया था। एक मैच ऐसी थी जहां पे एंडी बिकल ने आके जिताया था। एक आध मैच ऐसी रही होगी जहां पे एडम गिलक्रिस्ट चल गए होंगे। वर्ल्ड कप का जो फाइनल था उसके अंदर गिलक्रिस्ट का परफॉर्मेंस सबसे ऊपर था। मैं उनको मानता हूँ, जबकि रिकी पॉन्टिंग ने 140 रन बनाए थे, फिर भी गिलक्रिस्ट ने आके जो कमर तोड़ी थी हमारी पहली 15 ओवर में, तो वो उन्होंने उन्होंने जो मोमेंटम दिया था उसकी वजह से पॉन्टिंग एक अच्छी इनिंग बिल्ड कर पाए थे। यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है, आपने जैसे बोला विजय भाई, तो प्रॉब्लम वहां पे ये हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसका जो टॉप ऑर्डर है वो अपनी जो जिम्मेदारी है ये 2 मैच में वो पूरी तरह से निभा नहीं पाए हैं। तो उसकी वजह से जो पहले 3-4 बल्लेबाज है उनका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं रहा है अप टू द मार्क, कि जिसकी वजह से पीछे वाले जो बल्लेबाज हैं 5 या 6 क्रम के जो बैट्समैन है वो उस तरह का परफॉर्मेंस दे पाए जिसके लिए उनका जो स्पॉट है वो डिसाइडेड हुआ होता है। जैसे कि आपने बोला कि 30 या 35 ओवर के बाद अगर मैक्सवेल खेलने आए तो मैक्सवेल का टच आपको अलग लगेगा, लेकिन पहले अगर उनको 15-20 ओवर में ही खेलने आ जाना पड़े जैसा कि इंडिया के सामने हुआ था, तो वैसा अगर होगा तो उनको पीछे की जो 30-35 ओवर है वो पीछे की 30-35 ओवर में से 15 ओवर उनको काफी संभाल के खेलनी पड़ेगी। तो वो काम वार्नर वार्नर को या जो दूसरे स्मिथ है तो उनको वो काम करके देना पड़ेगा, उनको एक सेटअप उनको वहां पे देना पड़ेगा ताकि मैक्सवेल जो है वो आके अपनी नेचुरल जो गेम हो वो खेल पाए। मैक्सवेल या दूसरे जो बल्लेबाज है, एलेक्स कैरी हो गए या फिर जॉस इंग्लिश हो गए, तो वो लोग इतने डिपेंडेबल रिलायबल प्लेयर नहीं है
जिनके ऊपर आप मतलब 50-60 रन में आपकी अगर 2-3 विकेट गिर जाती है तो आप फिर ये मान के चले कि वो टीम को 50 ओवर तक ले जाएंगे और 300 के पार पहुंच जाएंगे। ये चीजें अगर करनी है तो पहले वार्नर या स्मिथ या टॉप ऑर्डर का कोई और बल्लेबाज, उसको ये बेस रखना पड़ेगा, उसको ये नींव रखनी पड़ेगी, तब जाके ऑस्ट्रेलिया कहीं पे बैटिंग में सुधार ला पाएगी। हालांकि दूसरी बात ये भी है कि उनका जो बॉलिंग में भी जो परफॉर्मेंस है वो भी अभी काबिल तारीफ नहीं रहा है। मिचेल स्टार्क हो या पैट कमिंस हो या मार्कस स्टोइनिस हो या फिर एडम जेम्पा हो। एडम जेम्पा स्पिनर है, तो वर्ल्ड कप शुरू हुआ उससे पहले ये बोला जा रहा था कि जेम्पा शायद उनके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, लेकिन 2 मैचों में वैसा कोई नूर उनकी बॉलिंग में दिखा नहीं है। इंडियन कंडीशन जो है, इंडियन पिच कंडीशन जो है वो ज्यादातर स्पिनर्स को मदद करती होती है, लेकिन इस बार अगर आप देखें तो पेसर्स उतने ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं। अगर आप मैट हेनरी को देख लीजिए, बुमराह को देख लीजिए, बुमराह ने 4 विकेट ली पिछले मैच में। उसके अलावा भी बहुत सारी टीम है, जैसे कि आप आज की मैच में बात करें तो रबाडा ने विकेटें ली है। तो वैसा जो परफॉर्मेंस है वो मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस की तरफ से अभी तक देखने को नहीं मिला है। मिचेल स्टार्क ने विकेट ली है, लेकिन वो डेथ ओवर्स में या फिर जो पुछल्ले बल्लेबाज हैं उनको उन्होंने आउट किया है, उनकी विकेट उन्होंने झटकी है। जॉस हेजलवुड ने पहली इंडिया के सामने जो मैच थी उसके अंदर पहली 2 विकेट ली, उसके बाद उसका एडवांटेज नहीं उठा पाए वो। सो कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस वाली चीज है, बैलेंसिंग जो आना चाहिए टीम के अंदर, जो पहले पहले ऑस्ट्रेलिया का ये था कि पहले ऑस्ट्रेलिया ने अगर 250 रन का भी स्कोर किया है, सामने वाली टीम 150 रन तक मार जाती है बिना कोई विकेट खोए, तो भी अगर एक चांस उनको मिल जाए तो वो लोग उनके ऊपर हावी हो जाते थे और मैच उनकी तरफ झुक जाता था। अभी के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम वैसे डोमिनेट नहीं कर रही है। वर्ल्ड चैंपियन जिस तरह से खेलते हैं वैसे वो नहीं खेल रहे हैं। जो लेगेसी बरकरार होनी चाहिए उस तरह से। लेकिन अगर अच्छा क्रिकेट देखना है तो हमें ये होप जरूर रखनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा रंग में आए और जिस तरह का क्रिकेट खेलने के लिए वो जाना जाता है वैसा खेले। चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर जो है वो फॉर्म में आए, क्योंकि अगर वो टॉप ऑर्डर फॉर्म में आते हैं तो आप देखेंगे ये मैक्सवेल यही है, स्टोइनिस यही है, कैरी है, ये सारे लोग फिर इतने सारे रन बनाएंगे, 150-200 के स्ट्राइक से वो रन बनाएंगे। तो वर्ल्ड कप का मजा भी और आएगा अगर ऑस्ट्रेलिया फॉर्म में आ जाती है। आप कभी भी ये नहीं देखते कि ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल में सबसे लास्ट में हो, तो ये पहली बार शायद ऐसा हो रहा है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि आगे की मैचों में ऑस्ट्रेलिया अपने फॉर्म में आएगी। चलिए, अभी बात करते हैं इस वर्ल्ड कप की अभी तक की जो कहानी रही है उसमें। आप बताइए तुषार कि आपको कौन से वो बैट्समैन लगे अच्छे, सबसे बेस्ट बैट्समैन लगे, और सबसे बेस्ट बॉलर अभी तक आपको इस वर्ल्ड कप में जो भी परफॉर्मेंस हुआ कौन लगा है अभी तक सबसे अच्छा? सबसे पहले तो वही बैट्समैन जिन्होंने आज के मैच में खेला है, क्विंटन डिकॉक। बहुत ही बढ़िया बैटिंग रही है, वो बहुत ही अच्छे टच में रहे हैं। अफ्रीका को वो सेमीफाइनल या फाइनल तक वो ले जा सकते हैं आराम से। श्रीलंका में मेंडिस ने बहुत ही इम्प्रेस किया है, और भारत में रोहित शर्मा और विराट कोहली। मैं अफगानिस्तान के सामने जो रोहित शर्मा की जो इनिंग है, उससे ज्यादा मैं ऑस्ट्रेलिया के सामने जो विराट कोहली खेले उसको मैं ज्यादा बेहतर इनिंग मानता हूँ। तो ये 4 बल्लेबाज मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे ज्यादा इम्प्रेस किया है। बॉलर में बेशक बुमराह, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है मेरे हिसाब से। और लुंगी एनडीडी की उनकी बॉलिंग आज अच्छी रही है। की बॉलिंग उन्होंने इम्प्रेस किया है। रबाडा ने जिस तरह से विकेटें निकाली वो भी इम्प्रेसिव थी। तो ये कुछ खिलाड़ी है जो मेरे जहन में आ रहे हैं कि जिन्होंने इम्प्रेस किया है। शैलेश, आपकी नजर में कौन है अभी तक वर्ल्ड कप के सबसे स्टैंड आउट खिलाड़ी? जैसे ही आपने नाम लिया तो सबसे पहली मैच वाला बंदा जो था वो मेरे दिमाग में आ गया। दो थे वैसे तो, लेकिन एक का जिक्र करना तो बनता है। रचिन रविंद्र। यस, एज अ बेशक क्रिकेट फैन रचिन मैं है। एज अ क्रिकेट फैन मैं चाहूंगा कि उसको किसी की नजर ना लगे। मतलब इतना इतना अच्छा उसका स्ट्रोक प्ले था, इतना अच्छा उसका टेम्परामेंट था।
मतलब उसको जैसे ही देखा तो उसमें मुझे काफी तरह से मतलब उनका स्टाइल बहुत सीधा साधा है, लेकिन दो दो प्लेयर की मुझे झलक उसमें दिखी। एक तो द ग्रेट ब्रायन लारा, जिस तरह के उन्होंने स्ट्रोक लगाए, और दूसरा जिस तरह से वो मतलब मिडल कर रहे थे और जो टेम्परामेंट पे वो खेल रहे थे, तो हमारे मेरे जो सबसे फेवरेट खिलाड़ी रहे अभी तक वो युवराज सिंह। तो दोनों की झलक मुझे उनमें दिखी, और दूसरी रविंद्र मैच में भी जाडेजा उन्होंने अच्छा की परफॉर्म भी किया। थी उनमें, सर जी। रविंद्र जाडेजा। नहीं, उनका नाम उनसे मिलता जुलता है, और मतलब हेयर स्टाइल भी ऐसे रखी है उन्होंने, बॉलिंग भी अच्छी खासी कर रहते हैं। उनकी तो लगभग टॉप ऑर्डर में, में आए थे जाडेजा तब। जी, टॉप ऑर्डर में आके वो खेल रहे हैं और साथ में स्पिन गेंदबाजी भी कर रहे हैं। तो दोनों से वो मुझे इम्प्रेस कर रहे हैं, मतलब बैट से भी और बॉल से भी, दोनों में उनका मतलब काम बहुत बहुत ही अच्छा है। और मुझे लग रहा है कि वो कीवी टीम का भविष्य है। दूसरे उनके साथ थे वो डेवन कॉनवे को मैं काफी अरसे से मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने उनका चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी जो परफॉर्मेंस था वो देखा है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला है। साथ में अगर देखा जाए तो जो रूट थोड़े से टच में लग रहे हैं। अगर इंग्लैंड को बेहतर खेलना है तो जो रूट का फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, जो कि पहले मैच में दिखा भी था। सो या जो रूट भी है हमारी टीम की तरफ से, अगर बात की जाए इंडिया की टीम की तरफ से, तो इंडिया में मुझे अभी तक कोहली ने बहुत इंप्रेस किया है। कोहली लग रहा है इस बार, मतलब वह वो मिल्खा सिंह वाली जो बात होती है ना, कि लाइफ की आखिरी रेस है तो वो बोलते हैं कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो यहाँ पे भी मुझे ये लग रहा है कि शायद उनके मतलब वो फिट तो है उतने, लेकिन एक एज हो जाती है तो उसके बाद प्लेयर रिटायर्ड होते ही है। तो मुझे लग रहा है, वैसे ऑफिशियली तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद उनका ये लास्ट वर्ल्ड कप हो। तो वो उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहे हैं, उस तरह के टच में भी लग रहे हैं। तो वो मुझे थोड़ा ज्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं इस बार। मुझे मतलब मेरा दिल भी उनकी तरफ झुका हुआ है कि ये वर्ल्ड कप हमें कोहली के लिए भी लाना चाहिए। सो हाँ, कोहली भी है। दूसरे अगर प्लेयर की बात की जाए तो क्विंटन डिकॉक फॉर श्योर, उसके साथ एडन मार्क्रम। क्विंटन डिकॉक भी शायद ऑफिशियली उन्होंने तो अनाउंस कर दिया है कि वो लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। हालांकि उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो आगे शायद क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और दोनों मैचों में जो पहली दो मैच खेले हैं उनमें उसमें उन्होंने शतक लगाए हैं, अभी टॉप स्कोरर है। सो उनका भी बल्ला बहुत ही अच्छा बोल रहा है इस बार। वो आईपीएल में भी यहाँ पे खेल चुके हो, तो इंडियन इंडियन कंडीशंस जो है उसका भी उनको काफी ज्यादा अनुभव है। एडन मार्करम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पहली मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाई, इसमें आके भी उन्होंने हाफ सेंचुरी आज आज लगाई है। तो एडन मार्करम भी है। दूसरी अगर छोटी टीमों से बात की जाए, छोटी मतलब जो अभी तक उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, तो उसमें भी रहमतुल्लाह गुरबाज, अगर अफगानिस्तान की तरफ से हम बात करें, और दूसरे पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान अच्छा खेल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक भी है। इसके अलावा एक प्लेयर मेरे जहन से अभी छूट रहा है, काफी कुशल मेंडिस ने बहुत इंप्रेस किया है। मैंने कुशल मेंडिस की मैंने बैटिंग देखी थी, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी मैच थी, प्रैक्टिस मैच थी, और उसमें मैंने देखा उन्होंने तकरीबन 155 या 156 रन बनाए थे 84 बॉल में। और वो जो खेले हैं भाई, मतलब इस तरह के जो स्ट्रोक प्ले थे, नेचुरली उनके बैट से जो मिडल हो रहे थे, उनकी जो टाइमिंग थी, उसी तरह की कुछ बल्लेबाजी उन्होंने पाकिस्तान के सामने भी की। तो मेंडिस भी मुझे बहुत अच्छे टच में लग रहे हैं, और अगर वो इसी तरह का अगर फॉर्म बरकरार रखते हैं, तो शायद अगर श्रीलंका ज्यादा आगे ना जा पाए, लेकिन दो तीन बड़े अपसेट वो कर सकती है, बड़ी बड़ी टीमों को वो घुटनों पर ला सकती है, वो मुझे लग रहा है। सही बात है। चलिए, इंडिया कोहली और रोहित शर्मा फॉर्म में रहे, और आपकी बॉलर्स, शैलेश शैलेश बॉलर्स, हाँ, बॉलर्स बॉलर्स का मुझे थोड़ा मुझे वो रह दिलचस्पी गया। है। जी जी। बॉलर्स में मुझे सबसे ज्यादा जो अभी तक इम्प्रेस किया है वो मैट हेनरी है। मैट हेनरी न्यूजीलैंड के बॉलर्स, उन्होंने पहली पहली जो वनडे थी
इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। दूसरी दूसरी वनडे में भी, मतलब उनकी जो दूसरी मैच थी उसके अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उनका जो पेस है, रिदम है, वो बिल्कुल लाइन लाइन लेंथ पे वो सटीक है एकदम से, ज्यादा रन नहीं दे रहे हैं, एकदम फिट लग रहे हैं। सो ट्रेंट बोल्ट के साथ उनकी जो जुगलबंदी है वो देखते ही बनती है। दूसरा, उनकी ही टीम से जो एक पार्ट टाइम बॉलर है लेकिन उन्होंने मुझे इम्प्रेस किया है, वो ग्लेन फिलिप्स है। ग्लेन फिलिप्स ने पहली मैच में अगर आप देखें तो 2 विकेट, बहुत ही बढ़िया 2 विकेट उन्होंने निकाले थे। और उसकी वजह से ही पूरा मैच मतलब न्यूजीलैंड की तरफ आ गया था। हालांकि बैट्समैनों ने तो कमाल किया ही था, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। दूसरे अगर प्लेयर की बात करें, हम बॉलर की बात करें, तो मुझे ग्लेन मैक्सवेल इस बार बहुत इंप्रेस कर रहे हैं उनकी बॉलिंग से। बैटिंग में तो उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन इंडिया के खिलाफ और फिर ये जो साउथ अफ्रीका वाली मैच है उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने शायद, फ्रंटलाइन बॉलर की तरह परफॉर्म कर रहे हाँ, हैं, जांपा से मतलब आगे चल जैम्पा, रहे हैं। हम जो उम्मीद जैम्पा से लगा के चल रहे थे वो मैक्सवेल पूरी कर रहे हैं। मैक्सवेल और करके दे रहे अगर, हैं उनको। हाँ, और अगर वो मैक्सवेल अगर इस बार मतलब बैट से भी थोड़ा अच्छा काम कर जाए तो युवराज सिंह ने जो 2011 में इंडिया के लिए काम किया था वो शायद वो यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा 2 मैच हारने के बाद थोड़ी राह उनकी बिगड़ गई है, लेकिन फिर भी देर इज स्टिल स्टिल देर इज लॉट्स ऑफ होप फॉर द ऑस्ट्रेलियन टीम। ऑस्ट्रेलिया। या और उसके अलावा अगर हमारी टीम में बात की जाए तो बुमराह बुमराह अभी अच्छी अच्छी टच में लग रहे हैं मुझे। कुलदीप यादव मुझे बहुत ही इंप्रेस कर रहे हैं। कुलदीप का जो बॉल है, जो टर्न है, जो ग्रिप है, वो काफी अच्छा लग रहा है। काफी जो पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका के टूर में एक बार चहल के साथ मिलके साउथ अफ्रीका की टीम की जो धज्जियां उड़ाई थी, वो वाला कुलदीप यादव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो कुलदीप कुलदीप के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा। कुलदीप पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका बेस्ट अभी आना बाकी है। कुलदीप यादव पे काफी सारा दारोमदार है और उन्होंने अभी तक इम्प्रेस भी किया है काफी। अ, उनका जो मतलब जो उनका रोल रहता है वो ये है कि वो विकेट टेकिंग बॉलर है। उनके ऊपर ये चीजें हैं कि वो शायद रन ज्यादा दे दे, लेकिन विकेट चटकाने पे उनका जो वो रहेगा, फोकस रहेगा। तो वो उनको अपना वो रोल जो है बखूबी निभाना है। साथ में उनके साथ में अभी रविचंद्रन अश्विन या फिर रविंद्र जाडेजा, खासतौर पे रविंद्र जाडेजा। तो रविंद्र जाडेजा का हमेशा से आप देखिए तो ट्रैक रिकॉर्ड ये रहता है कि रविंद्र जाडेजा को रन बचाने हैं जिससे कि बैट्समैन के ऊपर प्रेशर हो और वो विकेट ले। तो वो जो विकेट लेने वाला बंदा है वो कुलदीप यादव बन सकता है। कुलदीप ने अभी तक मुझे इंप्रेस किया है जितने भी हमारे हमने जितने बॉलर का जिक्र किया उसमें। सो एक कुलदीप यादव है हमारी हमारी टीम की तरफ से। मिचेल स्टार्क या फिर पैट कमिंस ने मुझे काफी डिसअपॉइंटेड किया है इस बार। लेकिन आगे की मैच में हम देखेंगे, क्योंकि स्पिनर्स जो है उनको उतनी ज्यादा मदद नहीं मिल रही है यहाँ पे, और फास्ट बॉलर जो है वो सक्सेस हो रहे हैं, तो उनके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे। तो मेरी जो फेरिस्त थी वो इतनी थी कि इतने बल्ले सॉरी बॉलर ने मुझे इम्प्रेस किया। एक आज की मैच में कगिसो रबाड़ा भी मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा। सही बात है, सही है। और मेरी लिस्ट के बारे में बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे लगे, जो बहुत फॉर्म में है और उनकी टेक्निक और वो भी बहुत बढ़िया है, वो है अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मार्करम। क्या वो वनडे में भी T20 के माफक खेलते हैं और इनके पास वो स्टाइल है, वो एलिगेंस है, फॉर्म है, और किसी भी अटैक के सामने वो इस तरीके से खेल सकते हैं। तो मेरे लिए वो स्टैंड आउट बैट्समैन है एडन मार्करम। कुशल मेंडिस, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। जो भी उनके एक दो आउटिंग हुए उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। और देखो इनका इनका फॉर्म का पता चल जाता है, वो जब टाइम करते हैं बॉल और इतनी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं कि कोई विकेट कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब बैट्समैन फॉर्म में होता है तब ऐसी बैटिंग आपको देखने को मिलती है और पता चलता है। तो कुशल मेंडिस और मार्करम दोनों काफी बढ़िया खेल रहे हैं, बढ़िया फॉर्म में है। और लीजन टू वॉच, मजा आता है उनको देखने में, मजा आता है। और विकेट की चारों तरफ खेलते हैं, या कोई एक साइड फेवर नहीं करते, चारों तरफ खेलते हैं। जैसे रिजवान है, रिजवान अच्छे प्लेयर है
लेकिन वो लेग साइड डोमिनेंट है। जबकि आप एडन मार्करम हो या कुशल मेंडिस हो, तो उनको आप बांध नहीं सकते, वो विकेट की चारों तरफ खेलना जानते हैं, तो इसीलिए वो बढ़िया बल्लेबाज है। फिर रोहित शर्मा है, विराट कोहली, ये दोनों तो वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है। 10,000 के ऊपर उन्होंने उनके वनडे में स्कोर है, तो उनके बारे में तो क्या कहे। रोहित शर्मा ने तो 7 सेंचुरी वर्ल्ड कप में लगाई है, हाईएस्ट रिकॉर्ड है उनका। तो हमारे पास जो दो बैट्समैन है वो जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और क्लास है, तो ये दोनों हमारे लिए सबसे बड़ी एसेट है। और उसके बाद मैं बात करूंगा न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र। उन्होंने भी काफी इम्प्रेस किया है, क्योंकि वो गेंदबाजी भी करते हैं और ओपनिंग में बल्लेबाजी भी करते हैं। और उनकी बैटिंग में वो डेप्थ दिखाई देती है, बैटिंग में वो क्वालिटी दिखाई देती है मुझे। और लेफ्ट हैंडर ऑलवेज वो एलिगेंट लगते हैं, जब वो कवर ड्राइव खेलते हैं, ऑन ड्राइव खेलते हैं, बढ़िया लगते हैं। और बहुत ही वो शेप में है पूरे, और फॉर्म में पूरे लग रहे हैं। तो रचिन रविंद्र स्टैंड आउट खिलाड़ी है इस वर्ल्ड कप के लिए, और काफी इम्प्रेस किया है मुझे। बाकी टीमों में से ठीक ठाक है, ऐसा कोई स्टैंड आउट नहीं, लेकिन मार्करम है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, कौशल मेंडिस है, और रचिन रविंद्र, ये बैट्समैन मुझे लगता है कि अभी तक जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें सबसे अच्छा खेले। और बॉलिंग में की बात करूं तो सबसे ज्यादा मुझे जो इम्प्रेस किया वो जसप्रीत बुमराह ने। क्योंकि जो बुमराह ने जो गेंदबाजी की पिछली मैच में, जहां बिल्कुल फ्लैट डेड ट्रैक था वो, वहां जिसको हम पाटा विकेट बोलते हैं, ऐसी विकेट थी, वहां पर उन्होंने जो गेंदबाजी की, उन्होंने एक बार वो साइन भी किया था, दिमाग ये दिमाग लगा कर, तो वो दिमाग लगा कर बॉलिंग कर रहे थे कि यहाँ पर आपको स्विंग नहीं मिल रहा, तो वो स्विंग के लिए नहीं गए थे। उनके पास कितना वेरिएशन है आप देखिए, वो स्विंग भी कराते हैं अर्ली ऑन, लेकिन अगर विकेट से स्विंग नहीं मिल रही है, स्विंग मानो के ग्राउंड मिल नहीं रहा है, तो वो सीम पर आ जाते हैं, वो कटर का इस्तेमाल करते हैं। और पिछली मैच में जो 4 विकेट मिले उनमें से ज्यादातर उनको वो कटर पर विकेट मिले, जहाँ वो ऑफ कटर और लेग कटर का उन्होंने बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया। और उनकी जो लाइन और लेंथ थी, इतना डिसिप्लिन था कि ना ही बैट्समैन उनको वो ड्राइव शॉट लगा सकते, ना ही वो बैकफुट पर जाके वो पंच लगा सकते थे। तो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल लाइन लेंथ के साथ उन्होंने बॉलिंग की, और कहीं पर भी वो रूम नहीं दिया। जो बल्लेबाज को रूम चाहिए एक फ्री स्ट्रोक प्ले करने के लिए, वो रूम नहीं दिया था, तो बल्लेबाज को बिल्कुल बांध के रखा था। जसप्रीत बुमराह ने मुझे बहुत इंप्रेस किया, क्योंकि जहां पर बॉलर की फेवर में जब कंडीशन होती है तो हर कोई परफॉर्म करता है, लेकिन जहां पर आपकी फेवर में कंडीशन नहीं हो, तब आप करते हो जो काम, वो स्टैंड आउट होता है। और जसप्रीत बुमराह ने बताया कि ये उनके पास वो स्पेशल टैलेंट है। और बुमराह की और एक बात बताऊं मैं आपको, उनके पास यॉर्कर है, वो सारी दुनिया जानती है, लेकिन उनके पास जो अवे स्विंग डिलीवरी जो उन्होंने रिसेंटली थोड़ी डेवलप की है और बहुत ही बढ़िया है, तो वो उनको विकेट निकाल कर ले रही है। और उससे ज्यादा उनके जो कटर्स है वो इंडिया की विकेट पर बहुत उनको फायदा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इंडिया की विकेट ऐसी है कि वहां पर ज्यादातर स्लो विकेट है। तो स्लो विकेट पर आपको वो कटर्स, बहुत सारे बॉलर्स आप देखोगे तो कटर्स का इस्तेमाल करेंगे। और स्लोअर बॉल, उनके पास वो जो स्लोअर बॉल है वो भी बहुत इफेक्टिव है। तो बुमराह टोटल पैकेज है। आप उनको सिर्फ ये T20 वाला जो अच्छा बॉलर आप गिनते हो कि जिनके पास स्लो बॉलर हो, यॉर्कर हो, वेरिएशन हो, लेकिन बुमराह के पास वनडे में भी वो वैरायटी है। और इसलिए मुझे लगता है कि बुमराह सबसे स्टैंड आउट बॉलर इस वर्ल्ड कप में अभी तक रहे। दूसरे एक दो बॉलर है जो मुझे लगता है कि अच्छा कर सकते हैं या अभी तक थोड़ा अच्छा किया है। उसमें एक ट्रेंट बोल्ट है, जो कोई भी कंडीशन हो वो स्विंग कराने में बहुत माहिर है और इंडिया को तो बहुत परेशान करते हैं। तो एक ट्रेंट बोल्ट है। और फिर आप कगिसो रबाड़ा ले लो अफ्रीका के, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। और आप देखिए वो पहला स्पेल खत्म होने के बाद आते हैं सेकंड स्पेल में, तो वहां पर आकर भी वो तंग करते हैं, वो उनके भी कटर्स चलते हैं, और काफी अच्छे बैट्समैन को वो आउट कर सकते हैं। तो उनके पास वो विकेट लेने की क्षमता है, इसीलिए अफ्रीका की टीम की स्ट्रेंथ बहुत दिखती है। स्पिनर्स की बात करें तो जैसे शैलेश ने बताया, कुलदीप यादव वो हमारे लिए अटैकिंग ऑप्शन है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है। कुलदीप यादव ऑलवेज, और लेफ्ट आर्म जो लेग स्पिनर होते हैं चाइना मैन,
वो ऑलवेज बहुत इंप्रेसिव होते हैं, और उनकी गूगली को पिक करना ज्यादातर बैट्समैनों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कभी कभी वो रन देते हैं ज्यादा, लेकिन वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, हमारा अटैकिंग ऑप्शन है। तो बहुत ही अच्छा कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस रहा है। और अभी रिसेंटली 6-8 महीने में उन्होंने अपनी बॉलिंग पर थोड़ा वर्क किया है, थोड़ा पेस दिया है। तो बैट्समैन को उतना टाइम नहीं देते अब, वो फ्लाइट नहीं देते उतनी, तो ज्यादा उनको अब विकेट मिलती है। और दूसरी एंड से हमारे रविंद्र जाडेजा बिल्कुल स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करते हैं। बहुत टर्न नहीं कराते, लेकिन थोड़ा ही टर्न कराते, उतना ही काफी होता है। तो एक एंड से वो जाडेजा प्रेशर बनाते हैं, दूसरी एंड से कुलदीप यादव विकेट निकाल कर देते हैं। तो इंडिया का बॉलिंग लाइनअप में वो वैरायटी अच्छी है। लेफ्ट आर्म रविंद्र जाडेजा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और कुलदीप यादव चाइनामैन, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर, तो और जसप्रीत बुमराह। तो इंडिया का जो बॉलिंग यूनिट है वो बहुत स्टेबल दिखाई देता है। तो ये मेरे लिए अभी तक के जो सबसे बढ़िया बॉलर थे उसमें से इंडिया के ही दो बॉलर है, और एक न्यूजीलैंड का है, एक अफ्रीका का है। और पाकिस्तान के पास अभी पेस बॉलिंग है, उसमें आप देखिए रॉफ जो है वो ही सिर्फ मुझे लगता है कि अभी एक फॉर्म में है। अदरवाइज वो शाहिन शाह अफरीदी अभी तक वो रिदम में नजर नहीं आए। तो मुझे नहीं लगता है कि आगे उनको यहाँ विकेट में या ग्राउंड से या कहीं से भी इनको मदद मिल सकती इंडिया में, ये स्विंग हो सकता है। तो पहले पहले 4-5 ओवर अगर उनको कोई विकेट नहीं मिलती तो फिर वो बिल्कुल क्लूलेस हो जाते हैं। तो सहीन शाह अफरीदी को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, जैसे जसप्रीत बुमराह ने अपनी बॉलिंग पर वर्क किया और उन्होंने विकेट निकाल के दिए, जहां स्विंग नहीं हो रहा था वहां पर भी विकेट निकाल कर दिए। तो मेरे लिए ये स्टैंड आउट बॉलर और बैट्समैन थे। अच्छा, अभी ये तुषार आप बताइए कि ये वर्ल्ड कप जो अभी 11 मैच हुए, उसमें आपके लिए सबसे बड़ी जो मोमेंट थी, जो याद रहे ऐसी मोमेंट वर्ल्ड कप की अभी तक की, वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो जो 3 विकेट 2 रन में गंवाए ना, उसके बाद जिस तरह से संभाला है पारी को विराट कोहली ने, सबसे बड़ी मोमेंट वो कोहली का कैच छूटा ना। सही बात। ऐसा लगा कि उन लोगों ने मैच छोड़ दिया है। अगर वो कैच नहीं छूटा होता, शायद वो मोमेंट थी कि उस टाइम पे पूरा मुल्क ऐसे करके कर रहा होगा कि यार ये कैच छूट जाए। तो मेरे लिए तो, क्योंकि वो भारत की मैच थी, बड़ी मैच थी, और विराट कोहली का विकेट था, और उस टाइम पे था जब ये ऑस्ट्रेलिया की इनिंग खत्म हुई, हम मानकर चल रहे थे कि हम जीत रहे हैं, आसानी से जीत रहे हैं। पर जिस तरह से 2 रन में 3 विकेट गंवाए, और पहले 3 बैट्समैन भारत के शून्य में आउट हुए, मुझे नहीं लगता कि उस कैच से बड़ी कोई मोमेंट हो सकती थी। या पकड़ा जाता तो भी पता नहीं क्या होता आगे। सही बात है, क्योंकि वो विराट कोहली क्या है कि पूरा इनिंग वो बनाते हैं, वो पूरा इनिंग खेलते हैं और मैच को अंत तक ले जाते हैं। देखिए वो 85 पर शायद आउट हुए थे, फिर भी वो अपसेट हो गए थे, वो अपने हाँ, क्योंकि वो अंत तक लेकर नहीं जा पाए, मैच को खत्म नहीं कर पाए। और वो वो कोहली दिख के अंदर रहा था कि वो मायूस है। नाराज हुए थे, तो ड्रेसिंग। कोहली के अंदर हमेशा से वो हंगर रहती है। हाँ। चाहे कितने भी रन बना ले, उनको हमेशा से जब आप देखोगे एक बड़ी इनिंग खेल के भी जब वो आउट होते हैं तो उनके अंदर वो अपने आप से काफी ज्यादा नाखुश आपको दिखेंगे, क्योंकि यही एक बात होती है जो प्लेयर को ग्रेट बनाती है। उनको हमेशा ये रहता है कि मुझे यहाँ पे टिके रहना था, मुझे मैच को अंत तक ले जाना था, मुझे और अच्छा करना था। तो हमेशा से मुझे एशिया याद है, एशिया कप में उन्होंने जब 183 रन बनाए थे, जो कि अभी तक शायद एशिया कप का सबसे बेस्ट स्कोर है। चेस करते हुए हमने पाकिस्तान को हराया था, 300 प्लस रन का हम स्कोर चेस कर रहे थे। तब भी जब कोहली आउट हुए थे तो उनका जो एक्सप्रेशन था वो काफी देखने लायक था। मतलब उन्होंने तब भी अपने आप को ऐसे कोसा था कि यू कुड हैव डन बेटर देन दिस। सो उनको हमेशा से, और बहुत सारी ऐसी मैचेस रही, आप पीछे भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमेशा से कोहली के अंदर ये चीज रही है और यही उनको ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करती है उनको। उनके अंदर की जो भूख है उसको जगाए रखती है। दूसरी मैं बात यहाँ पे ये छेड़ना चाहूंगा कि मुझे ये लगता है कि केएल राहुल भी जो खेले हैं उसके अंदर कोहली का बहुत बड़ा रोल था। केएल राहुल ने लास्ट तक जो 97 रन बनाए, तो उसके अंदर भी मैं ये मानता हूँ कि कोहली ने सामने वाले छोर से उनको जो मेंटरशिप पूरी वहां पे मुहैया करवाई है,
तो उसकी वजह से केएल राहुल इतना ज्यादा अच्छी तरीके से संभल कर खेल पाए। दूसरी चीज, उन्होंने सामने सामने वाले छोर से जब कोहली को भी बैटिंग करते हुए दिखा है, तो एक देख रहे हैं कि एक सीनियर कैंपेनर है मेरे सामने, वो इतना संभल के बैटिंग कर रहा है। पहली मैच है वर्ल्ड कप की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, इतना ज्यादा टोटल नहीं है, पहले विकेट गिर चुके हैं, और अब प्रेशर में जब खेलना है तो जिम्मेदारी, कहते हैं ना वो बड़े बुजुर्ग जो जो आपको सिखाते हैं, मतलब घर के जो बड़े होते हैं वो आपको जिस तरह से आपको कहते हैं ना कि एक प्रथा जो आपके लिए रखते हैं, उसी के नक्शे कदम पे आप चलते हैं। तो मुझे उस दिन केएल राहुल की बैटिंग में वो ठहराव लगा, ताकि उसका जो मेन रीजन था वो मुझे लगा कि सामने कोहली है। शायद अगर कोहली का जब कैच ऊपर उठा था, वो शायद 12 रन पे खेल रहे थे, उतना ही था उनका स्कोर शायद, अगर वो उस टाइम पे आउट हो गए तो इंडिया को ज्यादा बड़ी दिक्कत होने वाली थी। क्योंकि फिर आ, राहुल ऐसे स्टेज पे आके, ऐसी ऐसी सिचुएशन में आके शायद मैच को संभाल ना पाते, वो मेंटरशिप, वो गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता जो कोहली ने उनको प्रोवाइड किया वहां पे। सही बात है। और आपके लिए वो मोमेंट वर्ल्ड कप की खास आपकी पर्सनल चॉइस आप। मोमेंट मोमेंट से ज्यादा मैं फेजेस कहूंगा उसको। पर्टिकुलर एक एक मोमेंट को अगर पकड़ना चाहूँ तो वैसा नहीं रहेगा, लेकिन पहली मैच थी, पहली मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की मैच मैंने ग्राउंड पे देखी थी। सो उसके अंदर जब ग्लेन फिलिप्स अपना दूसरा स्पेल लेके आए, दूसरे स्पेल की पहली बॉल पे जब जो रूट बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, और उन्होंने उसको उनको पहले ही बॉल पे जब जो रूट वो अपना रिवर्स हिट मारने गए और उनको आउट किया, वहां से जो मैच था वो पूरा टर्न अराउंड हो गया। मतलब बैट्समैनों ने अपना काम किया न्यूजीलैंड के, लेकिन तब जो मोमेंटम इंग्लैंड की टीम के पास था, काफी अच्छे रन बन सकते थे, 300 सवा 300 तक जा सकते थे, वहां पे वो नहीं गए। उसका जो मेन रीजन था वो एक बॉल था। और उसके बाद का जो न्यूजीलैंड की टीम का पूरा जो माहौल था, वो एक मोमेंट मेरे लिए ये काफी स्पेशल था, पहली ही मैच थी वो, इस वजह से। दूसरा जो था वो तुषार भाई ने जैसे बोला, सेम वो मेरा, मैं उसको फेज बोलूंगा, क्योंकि वो जो 5-7 मिनट है भाई, मतलब पानी हलक से नीचे उतरना विजय इम्पॉसिबल हो जी, गया था। हम लोग साथ तीन में मैच देख रहे थे, मैं, शैलेश, हमारा ग्रुप, हमारा एक दोस्त उस मोमेंट पर मैच छोड़ के चला गया। क्या अब मैं नहीं देख सकता? जैसे ही 2 रन पे उसको 3 विकेट आए, वो चला गया। उसको मतलब काटो कि तो क्या, लहू ना निकले, ऐसी वाली हालत हो गई थी वो। हाँ, तो वो खाने भी नहीं उसको रहा, ना कुछ नाश्ता भी नहीं किया। बड़ी खुन्नस है ऑस्ट्रेलिया से। सेम उसको मोमेंट बस जब मेरे लिए भी यही मोमेंट। पहली इनिंग चल रही थी, उसका मोटिव ये था कि ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना है कैसे भी करके। हम्म। और उसको लगा कि यार यहाँ पे अब 2 रन में 3 विकेट, उनको लगा कुछ गलत सलत हो जाएगा, वो बोले मुझसे नहीं देखा जाएगा। तो मुझे लग पहले रहा है कि वो वाली मूवमेंट जी। पहले पहले तीन बल्लेबाजों का इस तरह से पहली वर्ल्ड कप की पहली मैच में इतने बड़े इवेंट पे जीरो में आउट होना, मतलब तीनों पहला दूसरा और चौथा बल्लेबाज अगर जीरो में आउट होता है, तो इससे ज्यादा बड़ी प्रेशर की बात आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम शौक को था। आपने एक सौ बट निन्यानवे पे ऑल आउट किया है, मतलब इतना अचीव तो आपने कर लिया है पहली इनिंग में। आप ऑलमोस्ट आधा आप जीत गए हो मैच, और वहां पे आके जब इसी ये आपकी जो विकेट है, टॉप ऑर्डर पूरा आपका तितर बितर हो जाए, तो वो वाला जो फेज था वो मेरे मेरे लिए बहुत ही क्रूशल था। मतलब ये बहुत ही ये था। तीसरा वाला जो सबसे खास, मेरा सबसे खास तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बहुत ही स्पेशल था, वो ये था कि कुशल मेंडिस की जो मैंने बैटिंग देखी पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ वो जब 50 रन पे बैटिंग कर रहे थे, 42 या 43 या 42 बॉल में उन्होंने 50 पूरी की थी। उसके बाद जो उन्होंने बैटिंग की है, मतलब जिस तरह से उन्होंने चारों और बल्लेबाजी की है, जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर को धोया है उन्होंने, वो उनकी जो बल्लेबाजी थी, वो एक जो पर्टिकुलर जो फेज था, जब वो आउट होके गए तो शायद 74 बॉल में उनके 122 या 123 रन थे। काफी ज्यादा, बहुत ही अच्छी उनकी बैटिंग रही। और उसके बाद रिजवान ने जो चेज किया, मतलब टीम को लीड करके वो ले गए घर तक। इतना बड़ा चेज वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे बड़ा चेज उन्होंने किया पाकिस्तान ने। सो ये तीन चार जो अभी तक के जो मोमेंट या फेज आप बोलोगे, वो बहुत ही अच्छे रहे हैं, या बहुत ही, इंडिया के लिए कहूँ पहली 3 विकेट तो बहुत बहुत ही खराब रहे हैं, मैं ये यही कहना ये चाहूंगा। ये
यही वाली मोमेंट है कि पहले 3 बल्लेबाज शून्य पे आउट, ये जो हमने जो महसूस किया था, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि रोहित की सेंचुरी से ज्यादा कोहली की वो वाली विनिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ज्यादा वो बड़ी है। नहीं सही। एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट दैट। सर। वो उनकी जो इनिंग है उनकी या केएल राहुल की, खास करके विराट कोहली की, वो पांच पांच सेंचुरी की भी कंपैरिजन नहीं कर सकते आप वहां पे उनके साथ। क्योंकि क्योंकि अगर वहां पर भारत हारता या फिर वहां पर एक और विकेट गिरता तो आज आज ये उत्साह नहीं होता जो अभी देखने को मिल रहा है। हम जो पाकिस्तान के खिलाफ की मोमेंटम, मैच की जो बात कर रहे हैं, जो उत्साह दिखा रहे हैं, शायद वो मोरल पर असर कर जाता टीम पे। यस यस यस, इसलिए कोहली। हाँ वो या कोहली की एक्चुअली वही कोहली की स्ट्रेंथ है, जब प्रेशर होता है, जब वो चेस करते हैं, इसीलिए तो उनको अगेन चेस कर रहे थे, हाँ चेस जब मास्टर। टारगेट सामने होता है तो वो इनिंग को बिल्ड करना जानते हैं। कि टारगेट जब उनके सामने होता है तो उनको पता है कि मुझे कब रिस्क लेना है, कब लेना नहीं है, किस बॉलर के सामने कैसे खेलना है, वो पूरी अपनी इनिंग को प्लान करते हैं। इसीलिए वो चेस मास्टर के नाम से, किंग कोहली के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि उनको पता था कि अभी रिस्क नहीं लेना है, सिंगल डबल मिल्किंग करो, एक दो गैप्स में निकालो और रन बनाते जाओ। 10 रन बनाए, 20 रन बनाए, फिर धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया, थोड़ा बॉल पुराना होता गया, तो फिर स्ट्राइक करना आसान होता गया। फिर उन्होंने जो अच्छे बॉल थे उनके पर भी बाउंड्री मार के रन निकाले। तो ये विराट कोहली की स्टाइल है, वो पिछले 10-15 सालों से इसी स्टाइल से वो खेल रहे, इसी टेम्पलेट पर एक्चुअली खेल रहे। और उसी टेम्पलेट पर आज विश्व के कई बल्लेबाज भी अब खेल रहे हैं। कि पहले आप अपनी इनिंग को बिल्ड करो, गैप्स ढूंढो, सिंगल डबल निकालो, फिर आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तब बाउंड्री या सिक्सर लगाओ। लेकिन ये विराट कोहली का टेम्पलेट है और सारा विश्व अभी उनको फॉलो कर रहा है। तो विराट कोहली के लिए ये नई बात नहीं थी, लेकिन जरूर हम लोग प्रेशर में आ गए थे, क्योंकि 2 रन पर 3 विकेट हमने गंवा दिए थे। तो किसी ने ये नहीं सोचा, शायद ड्रेसिंग रूम में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसी हालत हो मैं जाएगी। आई वाज केएल राहुल ने शायद बोला था कि मैं तो शावर लेने जाने वाला था और बैटिंग में जाना पड़ा। हाँ सही बात। आई वाज आई वॉज टोटली कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि जब भी हमारे 3 विकेट भी गिर चुके थे, मैं बहुत ही मतलब देख के थोड़ा ये लग रहा था कि यार बहुत ही गलत हो रहा है ये सारी चीजें। लेकिन मैंने जब देखा कि कोहली खेल रहा है तो आई वॉज मतलब मैं बहुत ही कंफर्ट था वहां पे। मुझे पता था कि ये ही इज अ चेस चैंपियन, मैं उसको चैंपियन बोलूंगा उसके जिस तरह से भी फिर उन्होंने अभी तक फिर की। भी जब जब वो कैच उछला ना, या तब तो तब कलेजा कांप तब गया था। तब 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 जो है वो सांस अटक गई थी, वो तो मानना पड़ेगा। पर कैच लेकिन छूटा फिर कॉन्फिडेंट थे कि ये बंदा लेकर यस जाएगा। यस, क्योंकि कोहली का हमेशा से ये रहता है। कोहली आप देखोगे उनकी जो एवरेज भी है, तो उनकी जो बैटिंग एवरेज है वो अगर आप कंपेयर करने जाओ तो सेकंड इनिंग में ज्यादा है। अच्छी टीमों के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए। जब भी अ, बड़ा टोटल होता है तो भी वो उसी तरह से खेलते हैं। मतलब आज जिस तरह से खेले हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग थी। उनको पता था कि यहाँ पे बॉल का उतना प्रेशर नहीं है। उन्होंने देखिए 85 रन बनाए, 180 सॉरी 120 समथिंग डिलीवरीज उन्होंने खेली है। तो उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 73-75 के आसपास था। ये शायद कोहली की 50 रन से प्लस की जो इनिंग होगी उसमें सबसे कम पिछले 5-7 सालों में उन्होंने खेली हुई सबसे धीमी बैटिंग थी उनकी। लेकिन उनको पता था कि यहाँ पे बॉल की जरूरत ज्यादा नहीं है, बॉल में ज्यादा खेल सकता हूँ, रन जो है वो मुझे धीरे से बनाने हैं, मुझे पिच पे खड़ा रहना है और ऐसे ही हम मैच पूरा निकल के ले जाएंगे। और अगर आप देखने जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जब 2011 या 12 सॉरी 12-13 में जब मैच थी, तो तब हमने 350 के ऊपर का भी टारगेट 2 बार चेस किया था। और दोनों मैच में कोहली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो वो उनको ये भी पता है कि 50 बॉल में शतक कैसे बनाना है। और वो ये भी जानते हैं कि 100 बॉल में 70 रन बना के 80 रन बना के भी टीम को कैसे जिताया जाए। तो उनकी जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो ये है कि वो एक बार अगर जब टिक जाते हैं, जब खूंटा उनका गाड़ देते हैं वो, तो फिर वो सामने वाली टीम को हावी नहीं होने देते हैं, मोमेंटम अपना बना के रखते हैं और मैच को फिर घर तक ले जाते हैं। चलिए बढ़िया है शैलेश। अभी क्रिकेट की हमने बहुत बात की ऑन द फील्ड, अभी एक बात करेंगे थोड़ी ऑफ द फील्ड। यानी आज वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में,
और टिकट की बहुत बातें हो रही है कि कहीं पर भी मैचेस की टिकट मिल नहीं रही है। लेकिन आप जब मैच देखते हो टीवी पर लाइव तो पूरे स्टेडियम में कोई पब्लिक होती ही नहीं है। तो आखिर ये सारी टिकटें जाती कहाँ है और क्यों नहीं होती और पब्लिक क्यों नहीं आ रही है? तो इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो क्या सोचते हो तुषार, इसके बारे में क्या राय है आपकी? इसका मैं ये बोलूं कि ये जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड वाला मैच था जिसके बारे में ये बोला जा रहा था कि पब्लिक नहीं है, जहां तक मुझे मालूम है ऐसा नहीं था कि पब्लिक नहीं थी। ये शैलेश और वो लोग देख रहे थे, शायद ऐसा था कि वो जहां पर छाव थी वहां पर पब्लिक थी या ऐसा था। तो ग्राउंड बहुत बड़ा है इसलिए क्राउड नहीं देखने को मिला। भारत पाकिस्तान के मैच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे ये जो इसी ग्राउंड पर मैच खेला गया था फाइनल, जो आईपीएल का फाइनल जो खेला गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शैलेश शायद ज्यादा बता सकता है कि भारत शैलेश ये वाली जो मैच थी न्यूजीलैंड भारत इंग्लैंड। पाकिस्तान की मैच के अलावा दूसरी मैचों में ऑनलाइन टिकट मिल नहीं रही है, लेकिन आप देखो कि स्टेडियम तो पूरा खाली रहता है। तो आखिर ये सब टिकट जा कहाँ रही है? एक्चुअली पहली मैच की अगर मैं बात करूं, पहले मैच का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बात करूं तो पहले मैच में ये हुआ था कि हमारे वहां पे ओपनिंग सेरेमनी इस बार नहीं थी। और उसकी वजह से जो वर्ल्ड कप का जो प्रचार होना चाहिए वो वैसा नहीं हुआ है जिस तरह का आगे के वर्ल्ड कप का हुआ है। जैसे कि 2003 या सबसे बढ़िया जो मुझे लगा, मतलब 2003 का वर्ल्ड कप मेरी सबसे अच्छी मेमोरी है। तो मुझे ज्यादा याद है। वेस्ट इंडीज में 2007 का हुआ था, जिस जो पर्सनली मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया था क्योंकि मैं तब मेरी बोर्ड की एग्जाम थी वगैरह। वो वर्ल्ड कप फॉलो करने लेकिन लायक भी नहीं था क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जी, निकल गए थे उसमें से। जी, जी, अभी मैं उसकी हाईलाइट देख रहा था, मैं काफी दुखी था उसको देख के भी। सो बांग्लादेश लेकिन को हार गए थे। लेकिन अच्छी मेमोरी यस, हमारी 2011 में थी, जब धोनी साहब जी। हमारे कप्तान थे। तो इस बार जो हुआ है वो पहली चीज तो ये रही कि ओपनिंग सेरेमनी नहीं थी। दूसरी बात कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की मैच थी तो लोगों में उसको लेके उतना ज्यादा उत्साह नहीं था, हालांकि प्रमोशन भी उतना नहीं हुआ था। और दूसरी बात ये रही कि मैच के टिकट, पहले मैच के टिकट तो इजीली अवेलेबल थे, मैंने काफी देखा है कि लोग वहां पे टिकट खरीद के आए थे, लेकिन लोगों में रश काफी कम था, वो भी मानना पड़ेगा। अगर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे दूं तो ये वो था कि यहाँ पे बीसीसीआई की, सॉरी, जो रूलिंग पार्टी है उनकी तरफ से टिकटें सब में बांटी गई थी। 40,000 टिकटें बांटी गई थी। लोग गांव, उन्होंने गांव से अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको, महिलाओं को, बहुत सारे लोगों को टिकट्स दी थी, जिसकी वजह से भी जो थोड़ा बहुत स्टेडियम जो आपको भरा हुआ लगा था उस दिन, वो लगा था, वरना उतना भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि मैच यहाँ पे हो रहा था, इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दिखाना भी पड़ता है कि क्राउड है यहाँ पे। सो उसकी वजह से पहली मैच में ये हुआ था। अभी तक दूसरी बात ये रही कि अभी जो वर्ल्ड कप का इक्वेशन है वो लोगों के दिमाग में ज्यादा फिट नहीं बैठा है। इस बार अगर आप देखें तो इंडिया अभी 2 मैच खेली है, दूसरी सारी टीमें, जो ज्यादातर जो टीमें हैं वो 2-2 मैच खेली है। सो अभी जो कांटे की जो टक्कर होने वाली है, मतलब जो क्वालिफिकेशन होने वाला है आगे जाके, वो स्टेज जो है वो अभी थोड़ा दूर है। उसकी वजह से लोगों में ये जो उत्साह आपको अभी देखने को मिल रहा है स्टेडियम के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कम देखने को मिल रहा है। भारत पाकिस्तान की मैच का अगर आप देखो तो वो हाई वोल्टेज मैच हमेशा से रहता है, इस बार भी है। और अ, हमें तो मतलब अच्छी किस्मत है कि हमें 2 टिकट मिल गई है यहाँ पे। लेकिन ज्यादातर लोग जो है उनको नहीं मिल पाई ये टिकट, उसका भी ये बहुत ही बड़ा मिसमैनेजमेंट है। जिस दिन टिकट निकलने वाले थे ऑनलाइन, हमने मैंने, मेरे फ्रेंड ने, बहुत सारे लोगों ने, हमने 4-4 5-5 लैपटॉप पे, फोन पे हमने लॉग इन करके रखा था। 90 मिनट का एक हमारा वो ये आ रहा था कि हमको बता रहा था कि भाई वेटिंग, आप वेटिंग में है, 90 मिनट तक वेट कीजिए। फिर वो कभी टाइम खुलता ही नहीं था। हमने पूरा दिन बैठे थे, रात के 3-3 बजे तक हम बैठे हैं, तब भी जाके हमें मैच के टिकट नहीं मिले थे। और इसकी जो कालाबाजारी है बहुत हो रही है। 2,000 की जो टिकटें हो 40-50 हजार रुपए में बिक रही हैं, बाहर के लोग जो आ रहे हैं वो ले भी रहे हैं, क्रिकेट फैन। सो उसकी वजह से टिकट जो है वो ऑनलाइन अभी आपको, इस मैच के तो फिलहाल आप भूल ही जाइए, वो मतलब निकले ही नहीं है ऑनलाइन। वो कहाँ गए हैं इसका तो मैं भी नहीं जानता हूँ, शायद मैनेजमेंट के अलावा किसी के पास वो उसका आंसर नहीं होगा। सो अभी के लिए जो मैदान के ऊपर जो रश है वो 2-3 चीजों के वजह से कम है।
अभी जैसे जैसे क्वालिफायर राउंड आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी वर्ल्ड कप की, तो फिर जाके हमें स्टेडियम के ऊपर भी लोग देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा ह्यूमिड कम होगा, अभी आप देखो तो टेम्परेचर भी ज्यादा है, धूप ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी लोग नहीं आ रहे हैं। वर्किंग होते हैं सब, तो ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, डे नाइट मैचेस है, और चालू जो मतलब वर्किंग डेज होते हैं उसमें होते हैं। सो उसकी वजह से इतना ज्यादा रश आपको स्टेडियम के ऊपर नहीं देगा। लेकिन फिर भी हाँ, जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो क्रिकेट को कर ही रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, कहीं पे नाके नुक्कड़ पे बैठ के या पान के गल्ले पे जाके कहीं पे भी। सो क्रिकेट का जो खुमार है वो तो लोगों में दिख ही रहा है, मतलब डिस्कशन जिस तरह से होता है, जैसे हम लोगों से बात करते हैं वो तो पता चलता ही है कि भाई हाँ, वर्ल्ड कप हो रहा है यहाँ पे। चलिए तो भाई। मैं विजय जी, मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा शैलेश के साथ ही कि दस मार्केटिंग में 10 मिनट कुछ से गलती हमारे पास। रही है इतनी बड़ी। हेलो। हाँ, लास्ट 10 मिनट से हमारे पास, फिर एंड हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं जी, इस इतनी बड़ी टूर्नामेंट को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है, ओपनिंग सेरेमनी नहीं की गई। तो ये कुछ तो गड़बड़ रही है कि जो बज होता है आमतौर पर विश्व कप को लेकर, वो इस बार नहीं दिखा है शुरुआत के मैचों में। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो बनेगा भारत पाकिस्तान के मैच के बाद, सही बात। कि वो एक करंट आएगा जैसा कि विश्व कप का हो। जैसे कि अहमदाबाद के होटल्स के बारे में मैं आज पढ़ रहा था कि भारत पाकिस्तान की मैच है, तो उन्होंने रेंट जो अपने थे वो बहुत बढ़ा दिए थे, 80% तक जाकर बढ़ाकर वो लोग बैठे थे, लेकिन उनको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो तो आज रेंट उसके बहुत ही कम हो गए हैं, और जो 8,000 करीबन कमरे हैं अहमदाबाद में, 3 स्टार से ज्यादा के रेटिंग वाले जितने भी होटल है, राइट। तो उनमें से 1,000 करीबन ही बुक हुए हैं। अभी भी रेंट उनके कम होने वाले हैं, और जिसमें ये सुविधा है कि बुकिंग रद्द किया जाए, तो वहां पर वो बुकिंग रद्द भी हो रही है। शायद जो आप बोल रहे हैं वो वजह भी हो सकती है कि भाई उम्मीद की होगी कि टिकट मिल जाएगा, पर टिकट ना मिला हो। तो कुछ गड़बड़ियां है आयोजन में, बहुत गड़बड़ियां है, इसलिए विश्व कप हल्का सा नीरस रहा है। आशा करते हैं कि भारत पाकिस्तान के मैच के साथ वो करंट आएगा फिर से, क्योंकि ये इतना नीरस वातावरण है जितना कभी आईपीएल में भी नहीं रहा था। आईपीएल की फाइनल के वक्त हम 2000 जो जो अहमदाबाद में जो 2007 माहौल का देखा था। हाँ। शायद मैं 2007 का जो समझता वर्ल्ड कप हूँ था उसका उसके, दूसरा रीजन ये है कि वनडे जो फॉर्मेट है 50 ओवर्स का, वो अब लोगों को बहुत लेंदी लगता है, उसमें पूरा दिन ऑक्यूपाई हो जाता है। तो वनडे की जगह लोग T20 को ज्यादा प्रीफर करते हैं, इसलिए भी शायद ये फॉर्मेट की वजह से भी लोगों को इसमें इतना यस इंटरेस्ट नहीं यस, है, वो जो मैं समझता हूँ अब तक, जो जी क्रिकेट। जी जी, वो एक फैक्टर बहुत बड़ा है। वो एक फैक्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि आप देखिए तो आईपीएल आईपीएल भी यहाँ पे खेला गया है। आईपीएल नो डाउट ग्लैमरस इवेंट है वो, लेकिन उसके अंदर अगर आप देखें तो जो प्रेक्षक है, ऑडियंस है जो मैदान में जाके मैच देखे, तो वो ज्यादातर आपको मैदान भरे हुए दिखेंगे, क्योंकि वो 4 से 5 घंटे का वो खेल है। तो उसकी वजह से भी वहां पे अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा रहता है। यहाँ पे उसकी थोड़ी सी कमी है। दूसरा वहां पे ये था कि घरेलू हर एक जो मैच लोग जो खेल रहे थे, जो भी टीम खेल रही थी, वो उसको वहां पे घरेलू मैदान दिए जा रहे थे, तो उसकी वजह से भी उसको वहां पे सपोर्ट मिल रहा था। तो आईपीएल का जो T20 फॉर्मेट है वो वहां पे ज्यादा सक्सेसफुल आपको लग रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे दो तीन चीजें जो ऐसी है वो मैं मार्क कर रहा हूँ कि एक तो धूप, यानी कि जो हमारा एटमोस्फियर है ह्यूमिडिटी। वो ज्यादा, हाँ वो रास नहीं आ रहा है लोगों को। दूसरी बात, लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है फॉर्मेट की वजह से। तीसरा ये रहा कि आप देखने जाए तो कि टीम्स जो आ रही हैं उनको जो लोकल सपोर्ट मिलना चाहिए वो उतना प्रोवाइड नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर आप अफगानिस्तान और इंडिया की बात करोगे, अफगानिस्तान इंडिया वाली जो मैच है उसमें आपको जितना क्राउड देखने को मिलेगा, उतना आपको इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो कि दोनों बहुत ही अच्छी, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो मैच हुई है दोनों बहुत अच्छी टीम है, तो उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि लोकल सपोर्ट होता है तो लोग खर्च करते हैं पैसे, वहां पे जाते हैं, चीयर करते हैं अपनी टीम को। तो दूसरी जब मैचेस होती है तो उनको एक तो पहले ट्रैवल करके वहां पे जाना पड़ता है, फिर पार्किंग की कैसी सुविधाएं हैं ये देखना पड़ता है, फिर जाएंगे ज्यादा वहां पे स्टेडियम में आप जाओगे तो वहां पे खर्चा ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है, उसकी वजह से भी लोग टालते हैं जब दूसरे कंट्री की मैच होती है।
देखने के लिए। लेकिन आगे जाके जैसे जैसे वर्ल्ड कप का खुमार जो है वो चढ़ेगा, मैचेस टाइट होगी, तो 100% इसको भी जो मतलब एक उठाव मिलना चाहिए वर्ल्ड कप को, वो मिलेगा होपफुली। चलिए, उम्मीद करते हैं आप जो कह रहे हो ऐसा ही हो, क्योंकि ये देखिए वनडे फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम लोग 2 बार चैंपियन बने हैं, और इसी फॉर्मेट ने इंडिया में क्रिकेट को पॉपुलर बनाया था। तो हम चाहेंगे कि ये फॉर्मेट भी जिंदा रहे, क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट है। इसमें क्रिकेट देखने का जो मजा है वो कुछ अलग लेवल का होता है। T20 एक अलग प्रकार का एक लेवल है उसका, वो एक अलग प्रकार का क्रिकेट है वो। लेकिन वनडे फॉर्मेट में आपको पूरी 50 ओवर क्रिकेट खेलनी है, तो उसमें वो बॉलिंग बैटिंग सभी का, फील्डिंग सभी का टेस्ट भी होता है। तो एक अच्छी क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलती है। T20 मोस्टली क्या है कि प्योर बैटिंग पर डिपेंडेंट हो जाती है ज्यादातर। तो वनडे क्रिकेट भी अगर जिंदा रहेगा तो हमें अच्छे क्रिकेट देखने को मिलेगी। चलिए, तो इस शो को यहीं पर आज रैप अप करते हैं, इस शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। और कल हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ हमारा जो मैच होने वाला है, बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, तो उसकी एक स्पेशल शो लेकर कल आएंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, और हमारे साथ तुषार जुड़ेंगे, शैलेश जुड़ेंगे, और भी हमारे साथ एक दो एक्सपर्ट है वो भी जुड़ने वाले हैं। तो बहुत मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। और ये स्पेशल पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो ये हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।